हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज का टॉपिक है पेयर्ड टी टेस्ट। तो देखिए, पेयर्ड टी टेस्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेयर्ड टी टेस्ट में सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होगी और क्या सैंपल होगा। तो देखिए, हाइपोथेसिस में हमने क्या करना है, दो पॉपुलेशन मीन के बीच में कंपैरिजन करना है। तो हमने कहा भाई जो दो पॉपुलेशन मीन के बीच का डिफरेंस है वो ज़ीरो है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या है हमारी, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो यहाँ पे एच नॉट सच दैट μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। अब इस μ1 माइनस μ2 को मैंने μd कह दिया, तो एच नॉट हमारी अल्टरनेटिवली हो गई μd इक्वल टू 0। अब इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो होगी μd ग्रेटर देन 0 और μd लेस देन 0 और μd इज नॉट इक्वल टू 0। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको कंपैरिजन क्वेश्चन में कंपैरिजन गिवन होगा तो उस केस में आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो वन टेल्ड हाइपोथेसिस बनेगी। कंपैरिजन मीन्स एक पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन से कंपैरिजन किया होगा, या एक तरह का जो स्टेटमेंट हम कहते हैं वहाँ पे जो क्लेम होगा वो कंपैरेटिव क्लेम होगा। तो उस केस में आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो वन टेल्ड होगी, या तो वो राइट टेल्ड होगी या फिर लेफ्ट टेल्ड होगी। अगर कंपैरिजन नहीं है तो वो सिंपली आपका टू टेल टेस्ट होगा। तो ये तो हो गई यहाँ पे हाइपोथेसिस। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए पेयर्ड टी टेस्ट में हमारा जो सैंपल होता है वो पेयर्ड सैंपल होता है। अब ये पेयर्ड सैंपल क्या होगा, पेयर्ड सैंपल को हम दूसरे शब्दों में कहें तो दो हमारे पास दो सैंपल हैं, तो वो दोनों सैंपल आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अब किस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं कि जो फर्स्ट सैंपल है, फर्स्ट सैंपल की जो यूनिट्स हैं वही यूनिट हमने क्या करी हैं, सेकंड सैंपल में भी ली हुई हैं। अगर ऐसा है तो भी हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट सैंपल हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, xi मेरा फर्स्ट सैंपल है, yi मेरा सेकंड सैंपल है, जहाँ पे i की वैल्यूज़ वेरी करेंगी 1 से लेके n तक। यानी जो सैंपल में दोनों सैंपल का जो सैंपल साइज है वो कितना है, n यूनिट का है। अब देखिए पेयर्ड सैंपल है तो हमारे पास कितने पेयर्स होंगे, n पेयर्स होंगे। पेयर्स क्या क्या होंगे, xi yi। ये जैसे मैंने कह दिया xi yi मेरा क्या है, एक पेयर्ड सेट है ऑब्जर्वेशन का, आयत पेयर है। तो अब ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट सैंपल है, फर्स्ट सैंपल में सपोज कोई ऑब्जर्वेशन है A B C D, इस पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं A1 B1 C1 एंड D1। इसी तरह से जब मैं सेकंड सैंपल लूँगा तो सेकंड सैंपल में जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, सेम है। बस क्या डिफरेंस है, इसमें ऑब्जर्वेशन हमारे डिफरेंट हो गए हैं। तो देखिए आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स या यूनिट्स हमारी दोनों सैंपल में सेम हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस केस में जो सैंपल होंगे वो हमारे डिपेंडेंट सैंपल होंगे, या हम कहेंगे दोनों सैंपल के बीच में क्या है, एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में ये सैंपल हमारा पेयर्ड सैंपल होगा। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट की क्लास है, तो 10 स्टूडेंट की क्लास में हमने क्या किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया उनकी स्टैटिस्टिक्स की स्किल्स के रिलेटेड। तो वो टेस्ट के स्कोर्स हमारे पास आ गए, तो वो मेरा एक सैंपल बन गया, 10 ऑब्जर्वेशंस का एक सैंपल बन गया। अब मैंने क्या किया, उनको कुछ ट्रेनिंग दी, उन स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया। मैंने कहा भाई स्टैटिस्टिक्स में मीन वेरिएंस ये होता है, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। उस ट्रेनिंग देने के बाद मैंने फिर से क्या किया, उनका टेस्ट लिया। तो अब मेरे पास दूसरा सेट ऑफ स्कोर आएगा जिसमें फिर से 10 स्कोर्स होंगे। तो अब देखिए जो सैंपल हैं, एक ट्रेनिंग से पहले एक ट्रेनिंग के बाद, ये दोनों सैंपल आपस में क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। क्यों, क्योंकि जो यूनिट्स हैं ऑब्जर्वेशन जिस पे लिए गए हैं वो यूनिट्स दोनों सैंपल में क्या हैं, सेम हैं। तो ये तो हो गया हमारा पेयर्ड सैंपल। अब यहाँ पे जो सैंपल साइज होगा वो लेस देन इक्वल टू 30 होगा। ये हमारा टी टेस्ट का अजम्पशन है। टी टेस्ट का पहला अजम्पशन, सैंपल हमारे क्या होंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन से होंगे, सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 होगा और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशंस हैं जहाँ पे सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 है, सैंपल ऑब्जर्वेशंस हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं और पॉपुलेशन वेरिएंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और फाइनली जो सैंपल हैं वो हमारे डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेयर्ड टी टेस्ट यूज करेंगे। तो अब देखें इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन होता है। मैंने कहा ना मेरे पास पेयर्स हैं xi yi, तो इन पेयर्स का मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। सीधे सीधे मेरे पास पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इन
ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया, उसे मैंने डी से डिनोट किया। अब ये डी भी कितने होंगे मेरे पास, 1 to n होंगे। अब ये डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। तो अब ये डी मेरे लिए एक नया वेरिएबल बन गया है। ये नए वेरिएबल पे बेस्ड मैं टी कैलकुलेट कर लूंगा। तो टी यहाँ पे होगा डी बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एस डी स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पे डी बार होगा 1/n समेसन डी आई। तो डी बार को हम यहाँ पे इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, डी बार इज एक्चुअली एक्स बार माइनस वाई बार। तो जो टी कैलकुलेटेड हम यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं वो है एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट्स टी विथ n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने मेंशन किया हुआ है, डी बार इज 1/n समेसन डी आई, वेयर डी आई इज एक्स आई माइनस वाई आई, और एस डी स्क्वायर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या होगा, हमें 2 सैंपल गिवन होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेनिंग से पहले के स्कोर्स मेरे पास गिवन है, ट्रेनिंग के बाद के स्कोर मेरे पास गिवन है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली उन स्कोर्स के बीच में जो पेयर हैं उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मुझे डी आई मिल जाएगा। अब डी आई मिल गए, मैंने क्या किया, डी आई का मीन कैलकुलेट किया, उसे मैंने डी बार से नोट कर लिया। फिर उस डी आई वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया, सैंपल वेरिएंस इस फॉर्मूले से। तो मुझे एस डी स्क्वायर मिल गया, डी बार कैलकुलेट हो गया, एस डी स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। सिंपली इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया तो मेरे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब जो इस टी मैं कह रहा हूँ भाई, जो टी स्टैटिस्टिक मैंने डिफाइन की है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टूडेंट्स टी विथ n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब यहाँ पे फाइनल जो स्टेप होगा वो होगा डिसीजन। तो डिसीजन क्या बनेगा, देखिए डिसीजन की जब हम बात करेंगे तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को α% लेवल पे रिजेक्ट करेंगे। कब रिजेक्ट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन जब हमारी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, टू टेल्ड है। तो इस केस में जो मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन Tn-1 α/2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Tn-1 α है, कब, जब हमारे पास राइट टेल टेस्ट है, यानी म्यू डी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर टी कैलकुलेटेड हमारा लेस देन -Tn-1 α है, तो उस केस में कब, जब हमारा टेस्ट क्या होगा, लेफ्ट टेल्ड होगा, तो उस केस में भी नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है पेयर्ड टी टेस्ट का। तो पेयर टी टेस्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये मैंने बताया, जहाँ पे सैंपल ऑब्जर्वेशन, सैंपल क्या होंगे, आपस में डिपेंडेंट होंगे। सैंपल ऑब्जर्वेशंस तो हमारे इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारे सैंपल क्या होंगे, रैंडम सैंपल होंगे। हमारे पास 2 सैंपल हैं, फर्स्ट सैंपल हमारा रैंडम सैंपल है, सेकेंड सैंपल हमारा रैंडम सैंपल है, लेकिन दोनों सैंपल की जो यूनिट हैं वो यूनिट आपस में क्या है, रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट सैंपल में ABCD, सेकेंड सैंपल में भी ABCD, बस डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होंगे, ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू अलग अलग होंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पेयर्ड टी टेस्ट यूज करेंगे। अब जो बेसिक अजम्पशन यहाँ पे होगा वो ये होगा कि जो सैंपल हमने लिए हुए हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन से हैं, उनका वेरिएंस अननोन है। तो इस तरह से हम अपना पेयर टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे हम वहाँ पे देखते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ये यहाँ पे पेयर टी टेस्ट यूज होना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उसे देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।